कर रहे हैं पेपर जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ये जून 23 का पेपर 42 है। मैंने आपको ग्रुप पे शेयर भी किया था, इसलिए कि आप लोग कुछ बेसिक इसका काम स्टार्ट कर लें, ग्राफ वगैरह भी प्लॉट कर लें। अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, a student measures the capacity of drinks cup by three different methods. The capacity of a cup is the maximum volume of liquid that it can hold. तो ये उसने उसके बारे में बता दिया, कैपेसिटी से उसका मतलब क्या है, तो कितना वो मैक्सिमम लिक्विड जो है वो कैरी कर सकता है। अब उसको उसने कैलकुलेट करना है, उसके लिए तीन मेथड उसने यूज किए हैं। जो मेथड वन है, according to examiner, the student measures height h of the cup, diameter d of the top of the cup, and diameter d of the bottom of the cup. यानी ये टॉप का डायमीटर डी, बॉटम का डायमीटर डी, और उसने हाइट एच को मेजर किया। द डायग्राम इज अ फुल साइज डायग्राम। ये एक फुल साइज डायग्राम एग्जामिनर ने हमें दी है। अब ये चाहता है कि मेजर द हाइट एच, डायमीटर डी एंड बॉटम वाला डायमीटर डी ऑफ द कप इन द डायग्राम। तो हमें अपना रूलर यूज करके, स्केल यूज करके इसको मेजर करना है। तो अभी हम इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एच मेजर कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है 8.3 सेंटीमीटर्स। तो एच मेरे पास है, अब इसी तरह से बेटा हम जो है ये कैपिटल डी को मेजर कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 6.9। तो ये आ गया कैपिटल डी 6.9। अब बॉटम वाला डी मेजर कर लेते हैं। ये हमारे पास है 4.6। आई होप सबने ये मेजरमेंट्स की होंगी, सबके पास ये मेजरमेंट्स आई होंगी। अच्छा, अगर किसी के पास ये मेजरमेंट्स जो है, इनमें वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली नहीं आ रही या मार्किंग स्कीम वाली नहीं है, वो इस तरह से है कि प्रिंट करते हुए आपके पास जो प्रिंटर है वो डायग्राम को श्रिंक फिट टू द पेज कर देता है। इसलिए आपके पास जो साइज होगा, जो मेजरमेंट्स होंगी, वो थोड़ी सी इनकरेक्ट होंगी। ठीक है, तो इसलिए इस पर परेशान नहीं होइएगा। जो एग्जाम में आपके पास डायग्राम होगी, वो डायग्राम उसी जो मेरी एमएस वाली मार्किंग स्कीम में जो उसकी डायमेंशन है वही होंगी। दोबारा कह रहा हूँ मैं आपको कि जो आप प्रिंटर से जब प्रिंट करते हैं, तो इसका जो आपका प्रिंटर है वो ऑटोमेटिकली इसको श्रिंक कर देता है, डायग्राम को फिक्स फिट टू द पेज करता है। तो उस हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन से डायग्राम छोटी या बड़ी हो जाती है। इसलिए परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पास मेजरमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब आप लोग प्लीज कैरी फॉरवर्ड ये वाला जो मेरी मेजरमेंट्स है, इन्हीं को कीजिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए आप अपने पास। नाउ कैलकुलेट करें बेटा आप लोग। कैलकुलेट द एवरेज डायमीटर डी ए of the cup using your readings from A1, and the equation is this. एग्जामिनर ने इक्वेशन दी हुई है, सिंपली प्लेसिंग द वैल्यूज। आपको डी की वैल्यूज प्लेस करनी है, 6.9, 4.6। 5.75 बेटा आंसर बता रहे हैं, सेंटीमीटर्स। यही आंसर है। ठीक है जी, 5.75 आंसर है। ठीक है आपका आंसर। ठीक है बेटा।
तो ये हमारे पास DA आ गया। अब नेक्स्ट है, कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द कैपेसिटी V1 of the cup using equation pi d square into h upon 4। अच्छा, DA अभी आपने फाइंड किया हुआ, ये आपके पास जो DA है दैट इज 5.75 सेंटीमीटर, और H हमने फाइंड किया था पहले पार्ट में, दैट वाज 8.3। अब प्लीज इसमें फाइंड कीजिए V1 कितना आ रहा है, 215। 215.5 सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 216, या भले आप ये लिख दें 215.5। ये हो गया मेथड वन। नाउ द नेक्स्ट मेथड, स्टूडेंट uses length of string and a meter rule to determine the average circumference of C of the cup। एवरेज सर्कमफेरेंस C of the cup उसने फाइंड किया है। ठीक है, इसमें बेटा कुछ भी नहीं था, ये आपके पास डायग्राम गिवन थी, इस डायग्राम से आपने इसका टॉप वाला डायमीटर कैपिटल D मेजर किया, फिर स्मॉल d मेजर किया स्केल से, फिर आपने इसका H मेजर कर लिया बेटा। ये सारी मेजरमेंट्स आपने यहाँ पर एग्जामिनर को कोट कर दी। उसके बाद एग्जामिनर ने आपको एक फार्मूला दिया, कैपिटल D और स्मॉल d जो आपने उधर मेजर किया, उसको यहाँ पे प्लेस करके आपने इस फॉर्मूले में प्लेस किया और इसका एवरेज डायमीटर फाइंड कर लिया 5.75। उसके बाद एग्जामिनर ने एक और इक्वेशन दी, V1 जो कैपेसिटी है पाई DA स्क्वायर H अपॉन 4। DA बेटा ये फाइंड किया हुआ है, इसको यहाँ पे रखा, H आपने पहले फाइंड किया था उसको रख के ये आपने यहाँ से इसकी V1 को फाइंड कर लिया। इधर 216 लिख दो या 215.5 लिख दो, दोनों सही है। सही है। अब नेक्स्ट मेथड में the student uses a length of string and a meter rule to determine average circumference C of the cup। This capital C is the average circumference। तो इसको फाइंड करना है। The student wraps some of the string 5 times around the cup। तो वो इस स्ट्रिंग को 5 times around the cup जो है वो रैप कर रहा है। Measures the length L of the string and the L used is, जो इस उसने स्ट्रिंग की लेंथ मेजर की L, दैट इज 87.9 सेंटीमीटर। दोबारा से समझे, उसने रैप सम ऑफ द स्ट्रिंग 5 टाइम्स, यानी अगर उसके पास ये कोई ये कप था, तो उसने इस स्ट्रिंग को इसके अराउंड 5 टाइम्स रैप किया। इस तरह से, और जो 5 टाइम्स रैप किया, तो रैप करने के बाद उसके पास जो लेंथ आई, दैट लेंथ इज 87.9 सेंटीमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें भाई, समझ आ गई है सवाल की? कैलकुलेट द एवरेज सर्कमफेरेंस सी ऑफ द कप, प्लीज कैलकुलेट करके बताइए। 17.5 है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपने जो लेंथ थी वो थी 87.9, कितने टर्न्स दिए आपने? 5। तो आपके पास
इसका आंसर आ गया, कितना बताया अभी आपने, 17.58। तो 17.58 सेंटीमीटर्स जो है इसका सरकमफेरेंस आ गया, कैपिटल सी। आई होप ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, तो जितने दफा उसने टर्न्स किए, 5 टाइम्स उसने यहाँ पर उसके अराउंड इसको रैप किया था, 5 टाइम्स यू रैप किया उसने, और रैप करके उस लेंथ, उसकी लेंथ उसने बताई है 87.9 है। तो बेटा जो एक टर्न की लेंथ बनेगी इसके अराउंड, वो इसका सरकमफेरेंस होगा ना। ठीक है, वो जो एक लेंथ होगी, ये इसने 5 है टोटल, तो 87.9 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा, एक टर्न की लेंथ आ जाएगी जो कि सरकमफेरेंस होगी। तो ये एवरेज आपके पास आ रहा है 17.58। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मसला है तो भाई बताइए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, V2 इज सी स्क्वायर। यू नो सी अभी आपने फाइंड किया, दैट इज 17.58, और एच आपने फाइंड किया था, दैट वाज 8.3 सेंटीमीटर। एच आपने शुरू में फाइंड किया था क्वेश्चन के अंदर, ये 8.3। अब बेटा V2 फाइंड करें। 202.3 बता रहे हैं। अच्छा चलो, मैं मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं तो मैं खुद सॉल्व करता हूँ। आंसर डिफरेंट आए। मेरा आंसर आ रहा है 204.1। सो आवर आंसर इज 204। ठीक है, तो प्रॉब्लम किसी को ये अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है। एग्जामिनर इक्वेशंस देता जा रहा है, हम वैल्यूज प्लेस करके सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं। अभी तक कोई फिजिक्स यूज नहीं हुई है, बेसिक मैथ और कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। मेथड 3, स्टूडेंट फिल्स a measuring cylinder with a water up to 220 सेंटीमीटर मार्क। तो ये इसने मेजरिंग सिलेंडर को फिल कर दिया अप टू 220 सेंटीमीटर क्यूब मार्क। pours water from measuring cylinder into cup until the cup is full। तो वो उसको कप के अंदर जो है, यहाँ से इस मेजरिंग सिलेंडर से वो एक कप के अंदर, उस कप के अंदर पानी को पोर कर रहा है जब तक ये कप फुल नहीं हो गया। कप के अंदर कंप्लीट वाटर फिल कर दिया उसने। रिकॉर्ड्स द न्यू रीडिंग आर ऑन द मेजरिंग सिलेंडर। अब लाजमी बात है, इसमें से, इस मेजरिंग सिलेंडर में से लिक्विड यहाँ चला गया, तो यहाँ पर कुछ कमी होगी होगी। तो जो नई रीडिंग अब इस पे आ रही है उसको मैं यहाँ रेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गई नई रीडिंग। ठीक है, एंड इस नई रीडिंग को उसने आर का नाम दिया। तो फिगर 1.2 शोज द न्यू रीडिंग आर। प्लीज ये रीड करें, न्यू रीडिंग आर 32 बता रहे हैं। देखिए आप लोग रीड करिए। 32, 26 कैसे होगा, 32 है बेटा।
This is 40, this is 30. So each division is 2. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. This is 32. जी 2 का डिवीजन है, बिल्कुल सही है. तो इट्स 32. तो इनिशियली इसके अंदर 220 था. जब इसने इसको कप के अंदर ऐड कर दिया तो नाउ द रीडिंग आर इज 32. डिटरमाइन द वॉल्यूम V3 इन द कप. अब जो इस कप के अंदर लिक्विड इसने पोर इन किया उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये जल्दी बताओ आप लोग. ओके, सब लोग 188 बोल रहे हैं. 188 ठीक है. तो इन दोनों रीडिंग्स को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे चला गया. पहले इसमें 220 सेंटीमीटर क्यूब वाटर था, फिर इसके बाद यहाँ से पानी को इस कप में फिल किया गया. ठीक है, तो उसके बाद ये रीडिंग आर आ गई. अब कितना पानी यहाँ से यहाँ गया, तो इन दोनों रीडिंग्स को माइनस कर देंगे. दैट इज द वाटर विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू दिस कप. ठीक है, तो और यही वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हुआ. तो इसका मतलब ये यहाँ पे बनेगा 220 माइनस 32. तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये 188 है. तो ये 188 हमारे पास आंसर आ गई. आई होप सबको समझ आ गई है ये मेथड 3. तो प्रॉब्लम किसी को तो प्लीज मुझे बता दीजिए. नाउ द नेक्स्ट वन. All three methods of determining the capacity of drinks cup give values which are approximate. बिल्कुल approximate था. इसका रीजन ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये रीजन ये है कि इसका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, अच्छा. तो हम इसका ये जो ये जो डायमेंशंस हैं ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. तो अच्छा, और भी बहुत सारे रीजंस हैं. पहले सवाल पढ़ लें, मैं पहले ही देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है. All three methods of determining capacity of drinks cup give values which are approximate. State one reason why volume calculated in method 2, and one reason why the volume calculated in method 3 are not accurate. अच्छा, मेथड 2 कौन सा था, पहले तो ये देखें. मेथड 2 ये वाला था जिसमें हम रैप कर रहे थे, जिसमें इसने स्ट्रिंग को रैप किया है अराउंड दिस कप. मेथड 2 ये है. और मेथड 3 जो है, why one reason why the volume calculated in method 3 वो है जिसमें ये यहां से लिक्विड को इस कप में शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, इन दो के ऊपर हमने बात करनी है. why it's not accurate. क्वेश्चन ये है कि why it's not accurate. आंसर आपने ये करना है कि एक्यूरेट क्यों नहीं है, एग्जामिनर को ये बताना है आपने. ठीक है, तो प्लीज अब सजेस्ट कीजिए. पहले वो स्ट्रिंग वाले को देखें, इसमें क्या एरर हो सकती है. ये स्ट्रिंग को रैप किया है इसके अराउंड. तो जी, बहुत आसान से. सेकंड मेथड इज यूजिंग एच इन कैलकुलेशन ऑफ पॉसिबल पैरेलक्स एरर. ओके, फॉर्मूले में एच कहाँ आ रहा है यार.
अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूले में अच्छा है। कोई और आइडिया दे इसके अलावा। सेम डिस्टेंस का कोई लॉजिक नहीं है। यस, ये लॉजिकल बात है। लूप्स ऑफ स्ट्रिंग आर ओवरलैप, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास ये स्ट्रिंग आप रैप कर रहे हैं, तो रैप करते हुए ये आपसे स्ट्रिंग जो है यूं ओवरलैप भी हो सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, सही है बेटा। एक लॉजिक ये तो सही है, ये एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कोई और आइडिया? अच्छा, जो मैंने सोचा था वो ये था कि सरकमफेरेंस इसका नॉन यूनिफॉर्म है कप का, जो मैंने सोचा था। लेकिन यहाँ पे इसका डायमीटर ज्यादा है, यहाँ डायमीटर कम है। तो आपके पास जो सरकमफेरेंस है ऑफ द कप, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, ये कांस्टेंट नहीं है। ये विद द, अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो ये डिक्रीज करता जा रहा है, या बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो सरकमफेरेंस बढ़ता जा रहा है। मैंने दरअसल ये सोचा था, लेकिन ये इन्होंने स्ट्रिंग वाली भी सही बात की है, लॉजिकल बात थी। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रीजंस लिख देता हूँ मैं। एक इनका था कि हाँ, स्ट्रिंग लूजली रैप्ड भी बात सही है आपकी। यस, सरकमफेरेंस इज चेंजिंग व्हेन रैपिंग, बिल्कुल सही है। नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही आइडिया दिया आपने। तो हम पहले तो हम ये लिख लेते हैं, जो मैंने सोचा हुआ था उसको लिख लेते हैं। और ये हो गया वन। उसने तो वन पूछा है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वन से ज्यादा लिख रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो एक उन्होंने कहा था कि स्ट्रिंग्स जो हैं, क्या उन्होंने कहा है, बच्चे ने क्या कहा था, जो वर्ड यूज किए, लूप्स ऑफ स्ट्रिंग आर ओवरलैप्ड, ये बात ठीक है। तीसरा एक बच्चे ने आइडिया दिया कि एक्सटर्नली एक्सटर्नल डायमीटर मेजर हो रहा है। ठीक है, सही है बेटा। यस, बिल्कुल सही है। तो बस ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं लिख रहा। ये स्ट्रिंग जो है लूजली उसके अराउंड रैप हुई हुई है। मेथड थ्री जो था, उसका एक बच्चे ने ये आइडिया दिया है, मेथड थ्री का इनकरेक्ट होना। ये जो लिक्विड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द लिक्विड स्पिल्स आउट। ठीक है, जो लिक्विड है, वाटर जो है, दैट स्पिल्ड आउट while transferring it into the cup। बिल्कुल सही बात है, ये पॉसिबिलिटी है। ये भी एक एरर की सोर्स हो सकती है। इसके अलावा किसी के जहन में कोई और आइडिया? हम ये वाला इनका आइडिया लिख लेते हैं कि ये ईशा ने आंसर दिया है कि द वाटर स्पिल्ड आउट व्हेन ट्रांसफरिंग इनटू द कप। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये भी सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है कि पैरेलक्स एरर आ सकता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप जब इसको इसको रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर पैरेलक्स एरर हो सकता है। हाँ, ये वैलिड पॉइंट था, ये मेरे ध्यान में नहीं आया, गुड, शाबाश। तो पैरेलक्स एरर
while reading the measuring cylinder. ठीक है जी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग पैरेलैक्स एरर। सही है बेटा, शाबाश। तो ये दो बेटा, दो दो लिख दिए, वहां पर तो एग्जाम में एक एक लिखना था, तो हमने दो दो लिख दिए। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन टू, आई होप क्वेश्चन वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मेथड टू के लिए वो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि एच आप जो मेजर कर चुके हैं वो एच आपने फर्स्ट वाले मेथड में भी यूज की हुई है, और उसमें उसने उसकी मार्किंग्स भी की हुई है। भारत, हो सकता है आपकी बात को मैं रद्द नहीं कर रहा, दैट इज इक्वलेंटली एक्सेप्टेबल बात है, लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर उसको होऊंगा तो आई विल एक्सेप्ट इट। आपकी बात सही है कि एच मेजर करते हुए भी तो पैरेलैक्स एरर होगी ना, बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात है। अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट इट्स एक्सेप्टेबल। A student investigates the effective resistance of different combination of resistors and lamps in the circuit. The student sets up the circuit shown in figure 2.1. ये उसने सर्किट बनाया, ये दो रेजिस्टर सीरीज में इससे पैरेलल में है। ओके। The student closes the switch, measures the potential difference V1 across the resistors and current I1 in the circuit opens। अच्छा, तो करंट I1 जो वो मेजर कर रहा है वो यहां से मेजर कर रहा है इस मीटर से, एम मीटर से, और V1 उसने यहां से मेजर किया इस वोल्ट मीटर से। व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर टेकिंग द रीडिंग, उसने स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। क्यों ओपन कर देते हैं बेटा रीडिंग लेने के बाद, कोई बताओ मुझे। रीडिंग लेने के बाद, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें रीडिंग लेनी होगी तब हम स्विच क्लोज करेंगे, एंड आफ्टर टेकिंग द रीडिंग्स हम स्विच को दोबारा ओपन कर देंगे। कोई बताएगा, आइडिया दे मुझे कि व्हाई स्विच इज ओपन। ये शायद लास्ट पेपर में डिस्कस हुआ था शायद। ये रीजन था कि अगर आपने इसको स्विच को ओपन रखा है तो उसका सबसे पहले तो ये कि बैटरी ड्रेन हो सकती है। ठीक है। नंबर टू, जब इसमें से कंटिन्यूसली रेजिस्टर्स में से करंट फ्लो करता रहेगा तो रेजिस्टर्स क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे, और रेजिस्टर और वायर्स हीट अप हो जाएंगी। ठीक है। तो ये रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। वायर्स जो है वो जब हीट अप हो जाएंगी तो वो आप उनको जब हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, हो सकता है आपका हाथ डैमेज हो जाए। ठीक है। इस तरह से कुछ लिखा जा सकता है। अगर इनके ऊपर इंसुलेशन है तब तो हाथ डैमेज नहीं होगा, लेकिन बहरहाल रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो जरूर चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल करेंगे, आफ्टर टेकिंग द रीडिंग्स आपने इस स्विच को ओपन करना। एनी प्रॉब्लम इन दिस डिस्कशन? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। चले भाई, रीडिंग ले लें आप लोग, डिस्प्ले पे आपके पास आ रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। हाँ, V1 V2, V1 और I1, इसको मेजर करना है। प्लीज मुझे बताइए, रीड करें आप लोग। दिस will give you V1 and this will give you I1। V1 की रीडिंग आप लोग बता रहे हैं 2.9। ओके। और बेटा I1 कितना है? ओके, 0.46 बताया। चले ठीक है, थैंक यू बेटा। तो दिस इज 2.9, दिस इज 0.46। तो ये हमारी रीडिंग्स आ गई। वेरी गुड, शाबाश। जी बेटा, ठीक है, वेरी गुड। नाउ कैलकुलेट R1। The equation is given to you, V1 and I1 are given, just place the, plug in the values और मुझे आंसर बताइए। 6.30 बता रहे हैं।
सबके आंसर यही आ रहे हैं, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, उसने पूछा भी यही है। वेरी गुड। Suggest why the switch is opened after the reading of potential difference and current have been taken. चले, उसने पूछ भी लिया ये। वेरी गुड। तो इसका तो थर्ड पार्ट है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो सजेस्ट व्हाई द स्विच इज ओपन आफ्टर द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट हैव बीन टेकन। तो इसका जो सबसे इजीएस्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा बेटा? वो ये होगा, टू प्रिवेंट सेल रनिंग डाउन। ठीक है, सेल जो है वो खत्म ना हो जाए। तो और ये भी कर सकते हैं कि जो सर्किट है वो उसकी ओवर हीटिंग ना हो। तो दो चीजें लिख देता हूँ ताकि आप याद कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक काम करें, इस सर्किट में एक छोटी सी चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। ठीक है, अगर, चलो बाद में फिजिकल क्लास में बात। नेक्स्ट, बी पार्ट। द स्टूडेंट रीअरेंजेस the circuit so that the resistors are connected as shown in figure 2.4, closes the switch, measures the potential difference V2 and the current I2, opens the switch। अब देखें, अब तीनों रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड हैं, जल्दी से बताओ मुझे, कैसे कनेक्टेड है? जी सही कहा है आपने, बिल्कुल ठीक है। सही है बेटा, सब तीनों के तीनों पैरेलल में। पहले वाले सर्किट में क्या था? दो सीरीज में थे, उनसे एक पैरेलल में था। दीज टू आर इन सीरीज टू वन अनदर, बट इससे ये पैरेलल में थे, दो ब्रांचेस बन रही थी। ठीक है, तो अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। एग्जामिनर ने इस वोल्ट मीटर की रीडिंग और इस एम मीटर की रीडिंग यहाँ कोट कर दी है। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग है, ये एम मीटर की। R2 कैलकुलेट करें, आप लोग बताएं मुझे कितना आ रहा है बेटा? 3.18 बता रहे हैं। ओके, कुछ लोग 3.2 कह रहे हैं, अच्छा राउंड ऑफ करके, ठीक है। 3.2 ओम, चले 3.2 ले लेते हैं। 3.18 भी ठीक है, परेशान नहीं होना। रिकॉर्ड योर आंसर ऑन द आंसर लाइन। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 2R2। अब बेटा 2R2 की वैल्यू फाइंड करें। R2 आपने फाइंड किया 3.2, तो 2 इंटू 3.2 इट्स 6.4। जी 6.36 भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने 3.18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6.36 आएगा, तो दैट इज इक्वली करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। पहले हमारी कितनी आई थी? 6.3 आई थी, R1। नाउ द R2 इज 3.2, 2R2 इज 6.4। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें अभी तक किसी भी सवाल में ऐसा काम नहीं है जो हमें को बहुत ज्यादा फिजिक्स को इस्तेमाल किया हो। इफ द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, थ्योरी सजेस्ट दैट R1 जो फर्स्ट ट्रायल में आपने फाइंड किया था, दैट इज इक्वल टू 2R2।
एक दफा बेटा R1 की वैल्यू देख लेते हैं दोबारा से। R1 है 6.30। ओके, R1 हमारे पास है, हम लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम हो। 6.30 और 2R2 हमने अभी फाइंड किया, दैट वाज 6.4। Two quantities can be considered to be equal within the limits of experimental accuracy if their values are within 10% of each other। अगर इनकी वैल्यूज विद इन 10% ऑफ ईच अदर है तो फिर ये क्वांटिटीज जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट है, ये एग्जामिनर आपको बता रहा है। ठीक है, तो जी, अब ये आप लोगों को आता है तरीका, मैं प्रीवियस पेपर्स में भी डिस्कस किया। एक मेथड मैंने सिखाया था, मैंने कहा था कि किसी भी एक रीडिंग को पिक कर लेना और उस रीडिंग का 10% फाइंड कर लेना। मैं पहले दूसरा मेथड भी आज डिस्कस करूंगा। पहले मैं एक मेथड कर रहा हूँ, फिर सेकंड मेथड भी बताता हूँ मैं आपको। तो इसका जो फर्स्ट मेथड मैंने पहले सिखाया था आपको, तो ये था कि पिक एनी वन वैल्यूज, और मैंने कहा था लार्जर वैल्यू को पिक कर लेना। तो आप सबसे पहले 6.4 का 10% फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 6.4 10/100% खत्म हो गया, तो वी गेट 0.64। ठीक है, देन हमने क्या करना है, 6.4 में ये 10% ऐड किया, 0.64, और 6.4 में ये सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताइए जब ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आंसर आएगा। 7.04, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, 5.76। ठीक है, अच्छा अब बेटा इसके बाद मैंने कहा था कि नाउ यू हैव गॉट अ रेंज। अब आपके पास इसका रेंज आ गया 7.04 से लेकर 5.76 में। तो अगर आपकी सेकंड वैल्यू लाई करती है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है विद इन द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। आपकी सेकंड वैल्यू है 6.30, दिस वन। आप अच्छा, किसी ने अगर 6.4 के बजाय अगर 6.3 से सॉल्व किया वो भी ठीक है, गलत नहीं है बेटा। कहीं आप बोलोगे सर 6.4 यूज कर रहे हैं, आप पिक एनी वन ऑफ द वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसमें से पिक कर सकते हैं, परेशान नहीं होइएगा। बस सिर्फ बड़े नंबर से ये होता है कि रेंज बड़ी हो जाती है, उसको देखना जरा, मेरा ख्याल है सही हो जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यू कैन पिक एनी ऑफ द नंबर, डोंट वरी। ये हो गया आपके पास, नाउ यू हैव गॉट द रेंज, ये आपके पास आ गया। आपके पास 7.04 से 5.76 ओम्स की रेंज आ गई, वाइल योर R1 वैल्यू इज 6.30। अब मुझे बताओ R1 इस रेंज में है या नहीं है, बताओ आप लोग। यस, बिल्कुल ठीक है, इस रेंज के अंदर है। ठीक है ना, ये इस रेंज के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं एग्जामिनर को कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो ये बात बिल्कुल सही कर रहे हो आप, कि आपके पास जो रिजल्ट है वो दे हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, यस दे हैव द सेम वैल्यू। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये आंसर बन जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा से।
ठीक है बेटा, ये हमने इसका एग्जामिनर को कमेंट कर दिया कि R1 = R2 है, क्योंकि R1 जो हमारे, क्योंकि हमने 2R2 को पिक किया था। अगर आपने फर्ज करते हैं 6.3 को पिक किया था किसी ने, तो वो ये बता दे कि जो 2R2 की वैल्यू है, दैट लाइज विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी विच इज 10%। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और मेथड जो यूजुअली मैं ए लेवल्स में यूज कराता हूँ, लेकिन बहरहाल अब आपके पास ये एक रीडिंग है 6.3 और एक रीडिंग है 6.4। आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस लो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लो, 6.4 माइनस 6.3, और उसको किसी भी एक वैल्यू पे, किसी भी वैल्यू पे, यूजुअली बड़ी वैल्यू पे डिवाइड किया जाता है। तो 6.4 से डिवाइड करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर। ये प्लीज फाइंड करें, तो मुझे आंसर बताए क्या आंसर आ रहा है। 1.56 बता रहे हैं, तो इसको आई कैन राइट इट एज 1.6%। ठीक है, ये 1.6% हो गया। तो एग्जामिनर ने रेंज कितनी दी है? 10%। तो इसका मतलब द रिजल्ट्स आर विद इन द 10%। एज यू हैव कैलकुलेटेड, आपने इनका जो डिफरेंस फाइंड किया वो 1.6% है, ये एक दूसरे से अवे है 1.6%। तो और लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक ये 10% के अंदर अंदर है, तो ये कंसिस्टेंट है। एक मेथड ये होता है। ठीक है। तो बट ये वाला मेथड आप लोगों को मुझे लगता है बहुत आसान लग रहा है, बच्चों का जो रिप्लाई आ रहा है उसके हिसाब से, तो आप भले इसी को यूज कर लें। आप एक भी वैल्यू पिक करें, उसका 10% फाइंड करें, उसको एक वैल्यू में ऐड कर दें, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर आपके पास एक रेंज आ जाएगी। दूसरे नंबर को देखें क्या वो उस रेंज में फिट इन है या नहीं है। अगर वो फिट इन है तो फिर आप एग्जामिनर को यस लिखिएगा, जरूर ये जरूर लिखिएगा यस। और उसके बाद बताइएगा कि आपका जो जो भी उसने पूछा है आपसे वो विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी है। और ये बात भी याद रखिएगा, ये 10% एग्जामिनर ने खुद बताई है, 10% के अंदर अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका इस, अगर इस रेंज के अंदर नहीं है तो इसका मतलब नो, ये जो है विद इन द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, ये कंसिस्टेंट नहीं है। यस बेटा, उसके लिए भी बात तो सेम रहेगी ना, ये 10% के अंदर नहीं है, बात तो सेम है, वही लिखोगे आप। yes, R1 lies within the limit of experimental accuracy of 10%, बस। सेकंड मेथड में भी यही लाइन तो वही रहेगी, आंसर का तरीका तो वही रहेगा। ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डी पार्ट इसका। तो द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट इन ए एंड बी बट रिप्लेसेस द रजिस्टर विद द लैंप्स। ओके, इन लैंप्स के साथ वो रेजिस्टर्स को जो है वो रिप्लेस कर देता है। इंस्टेड ऑफ these resistors, now the lamps are connected. He obtains the following results. The effective resistance R3 of the combination of the lamps connected as shown in figure 2.1 is 5.2 and R4 is figure 2.4। पहले 2.1 पे वापस जाते हैं। फिगर 2.1 कौन सी थी? ये नहीं। उसने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दीज रेजिस्टर्स उसने क्या किया, उसने अब यहाँ पर आपके पास ये लैंप्स कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इस तरह से उसने लैंप्स कनेक्ट कर दिए, और इन लैंप्स पे उसके पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी थी बेटा? दैट इज, ये फिगर वाला आ रहा है और इसकी रेजिस्टेंस उसने बताई है 5.2। इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस R3 5.2 ओम है।
ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस R4 of the combination of the lamps connected in figure 2.4 is 3.4, yani this one, instead of these resistor, now the lamps are connected, और इसका रेजिस्टेंस उसने बताया दैट इज R4 एंड दैट इज 3.4 ओम। ये इस तरह से क्वेश्चन के अंदर हमें जो है ये बता रहा है एग्जामिनर। तो ये जो है अगर हम इसके ऊपर अब देखते हैं, भाई ये समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने सर्किट इसलिए ड्रॉ किया ताकि आप विजुलाइज कर सकें कि वो क्या कह रहा है। द टीचर एक्सप्लेन्स दैट the resistance of lamp filament changes due to heating effect, and therefore R3 is not equal to 2R4. Suggest one observation that the student makes while doing the experiment that supports teacher's explanation. तो एक उसकी जो है आपको ऑब्जर्वेशन को सजेस्ट करना है कि आपके पास जो है स्टूडेंट जो कह रहा है, टीचर जो कह रहा है वो बात सही है। ठीक है, प्लीज दोबारा सवाल पढ़ लें। द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट इन ए एंड बी बट रिप्लेसेस द रजिस्टर विद लैंप्स, ही ऑब्टेन्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस R3 of combination of lamp connected as shown in figure 2.1 is 5.2, इसकी 5.2 है। the effective resistance of R4 is जो इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है इसकी 3.4 है। the teacher explains that the resistance of the lamp filament changes due to heating effect, therefore R3 is not equal to 2R4। तो R4 अगर आप देखें तो दैट इज 3.4, तो 3.4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आंसर आएगा 6.8, और ये कितना है 5.2, ये इसके इक्वल नहीं है। सजेस्ट वन ऑब्जर्वेशन, बेटा वन ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जर्वेशन दैट द स्टूडेंट मेक्स while doing the experiment that supports the teacher's explanation, यानी जब वो इस एक्सपेरिमेंट को खुद परफॉर्म कर रहा है, कैलकुलेशन की बिल्कुल बात नहीं हो रही जो मैंने यहाँ की है, इसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आप खुद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वो आपने सजेस्ट करना है, तो एक रीजन आपको सजेस्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा आपके पास जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो आपके पास जो करंट फ्लो करेगा, अगर आप उस करंट को सोचें, फर्स्ट करते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट बेटा आपके पास यहां से इधर फ्लो करेगा और करंट इधर भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो इन रेजिस्टर्स का और इनका इस लैंप का इनका करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इनका करंट डिफरेंट होगा पहली बात। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है P इज इक्वल टू वी आई। अगर मैं अगर ये सोचूं कि इस लैंप के लिए जो वोल्टेज है और इन लैंप के लिए जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होगी। मेरी बात आई होप सब समझ गए। अगर ये 12 वोल्ट है और ये आइडेंटिकल लैंप है तो 6 वोल्ट यहाँ होगा, 6 वोल्ट यहाँ होगा और इसके पास 12 वोल्ट होंगे। ये बात सबको क्लियर है। और इन सब के पास जो आपके पास ये वाला जो लैंप है, लेट दिस बी L1, इसको हम L1 कह लेते हैं, इसको L2 और इसको लैंप 3 कह लेते हैं। तो क्या इनकी ब्राइटनेस सेम होगी? L1 और L3 की ब्राइटनेस सेम होगी? मुझे सजेस्ट करें, या L2 L3 को कंपेयर करें, क्या ब्राइटनेस सेम होगी? प्लीज बताइए आप लोग। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू वी आई। दे दिस branch and this branch are having different current,
एंड एज वेल एज आप देखें L1 और L3 का पोटेंशियल डिफरेंस देखें, ये भी डिफरेंट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखें, ये भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब इन सबकी पावर डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब इनकी ब्राइटनेस डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर चेक करें आप, अगर यही 12 वोल्ट इस वाले सर्किट पे लगाएं तो इसका वोल्टेज 12 है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, सबके लिए पीडी सेम होगा और सबके लिए करंट भी सेम होगा, क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल लैंप्स हैं। तो आइडेंटिकल रेजिस्टर में करंट इक्वली डिवाइड होता है। तो यहाँ पर फर्क ये आया कि इस सर्किट में और इस सर्किट में जो लैंप्स हैं उनकी ब्राइटनेस सेम नहीं होगी। सिंपल, आप ये बता दें बस, इससे ज्यादा और यही ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएगी ना। आप जब इसको बल्ब लगाएंगे तो बल्ब के ग्लो करने से आपको पता लगेगा ना कि बल्ब कैसे ग्लो कर रहे हैं, तो ब्राइटनेस की बात की जाएगी। ठीक है, ठीक है, लैंप गेट हॉट, ठीक है, ये बात भी ठीक है, इसलिए नहीं है, सही है, ये बात एक्सेप्टेबल है। अगर आप ये लिखते हैं, एक बच्चा ये कह रहे हैं कि लैंप जो है वो हॉट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वली वैलिड रीजन। तो लैंप्स गेट हॉट। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि ब्राइटनेस ऑफ द लैंप्स वुड नॉट बी सेम। ठीक है, करंट डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट कर रहा है, पीडी डिवाइड हो रहा है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट, खुद एक्सपेरिमेंट करते हुए तो आपको ब्राइटनेस ऑफ द लैंप से पता लगेगा। तो ब्राइटनेस ऑफ द लैंप चेंज हो रही है, वो सेम नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, द स्टूडेंट extends the investigation using a different combination of three lamps to the two combination already used in A and B। यानी ये वाले combination जो already आप use कर चुके हैं। The student extends the investigation using a different combination। ये जो दो आपने यूज किए इनसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज किया है उसने। Complete the circuit diagram in figure 2.5 to show a third way of connecting three lamps between X and Y। जी, प्लीज सजेस्ट करें किस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है बेटा, सही है, सब लोग यही कह रहे हैं तो मैं भी यही कर देता हूँ। सबको सीरीज में लगा दें। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A student investigates the image found by converging lens। कन्वर्जिंग लेंस का ये इमेज इन्वेस्टिगेट कर रहा है। द स्टूडेंट अरेंजेस द apparatus as shown in figure 3.1। ये उसने यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है, ये एक कार्ड शीट है, इस कार्ड शीट के अंदर उसने यहाँ पे कुछ होल किया हुआ है, और जो उसने होल किया हुआ है वो मतलब एक ट्राइंगल, यानी अगर एक पेपर है आपके पास, इस तरह का एक पेपर है, तो इस पेपर के अंदर इसने यहाँ से यूं ट्राइंगल कट की हुई है ये, और इस ट्राइंगल के पीछे यहाँ पर उसने एक लैंप लगाया हुआ है। मेरी बात समझ आ गई है? तो ये जो आपके पास ये जगह है, यहाँ पे पेपर की शीट को यूं कट कर दिया। ठीक है, ये सारा पेपर है, इसके बीच में ये होल हुआ हुआ है, यूं समझो, ट्राइंगल कट किया हुआ है। So the student arranges the apparatus as shown in the figure 3.1। This is your white screen, this is your converging lens, this is your object, and this is your lamp जो इसको ग्लो करेगा, लाइट जिसमें से पास करेगी। The illuminated triangular object is shown full size in figure 3.1। यानी ये जो यहाँ पे उसने कट किया है और उसका उसने कहा है कि illuminated triangular object, ये ऑब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, और उसने कहा है कि इसका आप एच मेजर करो, मेजर एंड रिकॉर्ड हाइट एच, इसका एच मेजर करते हैं।
2.6 बता रहे हैं, देख लेते हैं। जी 2.6 ही है, ठीक है बेटा। तो दिस इज 2.6 सेंटीमीटर, ये 2.6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। उसके बाद द स्टूडेंट switches on the lamp and places the lens a distance 20 centimeter from the triangular object। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओ इज ऑब्जेक्ट, दिस इज योर लेंस एंड दिस इज योर स्क्रीन। तो इनके दरमियान, ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता था वो यू था, और ये इसने सेट किया 20 सेंटीमीटर पे। Adjust the position of screen until a sharp focused image of triangular object is formed on the screen। ठीक है, और उसके बाद उसने फुल साइज इमेज दे दिया है। और आई होप ये स्मॉल एच, हाँ स्मॉल एच मेजर करना है, ये मेजर करके मुझे बताओ, मैं भी मेजर कर लेता हूँ, आप भी करें। दिस इज 7.8। आप लोग अपना आंसर बताएं, मेरा 7.8 आ रहा है। अच्छा, अब दोबारा से प्लीज एक मोमेंट के लिए देखिए, जो स्क्रीन, जो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर इमेज। ये ट्राइंगल का इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट को देखो, ये ट्राइंगल देखो इस तरह से है, और इसका इमेज कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है इमेज, भाई बताओ इमेज कैसा बन रहा है, तो प्लीज मुझे बता सकता है कैसा बन रहा है ये इमेज। यस ठीक है, कोई और बंदा। ये उल्टी हो गई ना बेटा, ये इन्वर्टेड हो गई, इमेज इज इन्वर्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं है बेटा, इन्वर्टेड है। रिफ्लेक्टेड में तो लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है, ये उलट गया, देखो ये, इसका ये वाला एज ऊपर है, टॉप पे है, और जो इमेज में है ये बॉटम पे चला गया, तो ये इन्वर्टेड होगी। तो इमेज जब इन्वर्टेड बनती है तो वो कैसी इमेज होती थी, याद करें, लेंसेज में पढ़ा है, कन्वेक्स लेंस में। जी बिल्कुल सही है, इट्स अ रियल इमेज, तभी तो स्क्रीन पे बन रहा है। अगर वर्चुअल इमेज होता तो स्क्रीन पे नहीं बनता ना बेटा। जी मैग्नीफाइड है, बड़े साइज में बन रही है। 7.8 बिल्कुल सही है। इमेज का हाइट कितना था, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 2.6, और आपके पास इमेज कितना आया, 7.8। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/h एंड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दें। एग्जामिनर ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो 1/h, h इज 7.8, तो 1/7.8, 0.13, प्लीज कंफर्म कर दें। ठीक है जी, 0.13 का यूनिट कोई बता सकता है क्या होगा, 1/h का यूनिट, यूनिट कोई बता सकता है बेटा। जी 1/सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर इनवर्स। देखो ना, ये 1/h है, तो ये तो 1 आ गया, और h का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, तो 1/सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और इस 1/सेंटीमीटर को इक्वली यू भी तो लिख सकते हैं, सेंटीमीटर -1। ठीक है, हो सकता है बेटा, आगे पूछ ले, बहरहाल अगर नहीं भी पूछता तो हमें आना तो चाहिए। तो सेंटीमीटर -1, ठीक है बेटा। एड योर वैल्यूज फॉर h एंड 1/h। तो h की वैल्यू कितनी थी, 7.8,
और 1/h is 0.13. The student repeats B for different value of U. He records all his readings in table 3.1. Complete headers by adding appropriate units. तो H का यूनिट आ गया सेंटीमीटर और इसका यूनिट आ गया सेंटीमीटर इनवर्स। जी, calculate the remaining values of 1/h and add them to table 3.1. ये आप कैलकुलेट करके मुझे आप लोग जो है प्लीज बताते जाएं। ये h है आपके पास, जैसे 1/3.9 करें, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में मुझे आंसर बताएं। 0.26। ओके, नेक्स्ट 0.38, 0.63, 0.91। सही है बेटा आपके आंसर। ठीक है श्वेत, आपके आंसर सही है। चले जी, ये बेटा अब हमारे पास 1/h की वैल्यूज आ गई। The screen is a square sheet of white card, side of 10 centimeter. Look at the data in figure table 3.1 and suggest why the student does not use a value of u which is less than 20 centimeter. दोबारा सवाल को पढ़ो। वो कहता है कि इस डेटा को चेक करो, ये जो टेबल के अंदर है, और ये बताओ कि स्टूडेंट ने 20 सेंटीमीटर से लेस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यों नहीं चूज किया। प्लीज सजेस्ट करें। और जो कार्ड शीट है जो वो यूज कर रहा है, उस कार्ड शीट का साइज जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ये उसने बताया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। प्लीज सजेस्ट करें, रीजन सजेस्ट करें। आप देखें ना, इसको मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। ये u यहाँ पे बेटा, ये u पहले 20 था, फिर इस लेंस को यहाँ ले आए, नाउ दिस डिस्टेंस इज 25, और ग्रेजुअली एग्जामिनर ने ये डिस्टेंस बढ़ाया है। ठीक है, ये डिस्टेंस एग्जामिनर बढ़ाता गया है, तो ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ता गया, लेकिन उसने बढ़ाया है, 20 से कम नहीं किया। तो क्यों उसने 20 से कम नहीं किया? उसका रीजन देखो, 20 पे हाइट कितनी आ रही है? 7.8। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अगर 20 से डिस्टेंस को डिक्रीज करेगा तो h जो होगा, जो ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट होगी, वो क्या हो जाएगी? वो इमेज की हाइट जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? वो 7.8 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो 7.8 से बड़ी हो जाएगी। दोबारा सोचो, ये जो इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, और इमेज का साइज देखो, इमेज का साइज श्रिंक करता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो अगर इसको उल्टे अब रीड करो, 50 से 20 की तरफ जाओ, तो आप देखोगे कि इमेज का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इमेज का साइज जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो अगर 20 से और डिस्टेंस को मैं कम करूंगा तो इमेज का साइज 7.8 से भी बढ़ जाएगा। और जबकि कार्ड की शीट जो है वो कितने सेंटीमीटर उसकी उसने साइज बताया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज होगा, अगर मैं 20 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कम करूंगा तो इमेज का साइज जो होगा वो 10 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो जाएगा। तो इमेज जो होगी वो स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं होगी पूरी। जो ट्राइंगल होगा, जैसे फर्ज करते हैं ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर का फर्ज करते हैं ये पेपर है, तो हो सकता है ट्राइंगल इस तरह से
आपके पास इमेज ऐसा बन रहा हो, ट्राइंगल फिट ही ना आ रहा हो उसमें, साइज ऑफ द इमेज टू लार्ज हो जाए कि वो इसमें फिटिंग ना हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें प्लीज मुझे बताएं। इसको यू रीड करें। 50 पे इमेज की हाइट कितनी है? 1.1। जब आप 40 पे आए तो इमेज की हाइट क्या हो गई? 1.6। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, दैट इज यू, ये डिक्रीज कर रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा। अगर आप 20 सेंटीमीटर से डिस्टेंस को फर्दर और डिक्रीज करेंगे तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7.8 से ग्रेटर हो जाएगा। जबकि जो कार्ड शीट आपके पास है, वो कार्ड शीट का जो साइज है दैट इज 10 सेंटीमीटर। यानी जो ट्राइंगल जो इमेज बनेगा उसका साइज जो होगा वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। तो जो इमेज होगी दैट वुड बी टू लार्ज टू फिट इन द स्क्रीन, स्क्रीन पे फिट नहीं होगी वो। Okay. On the grid provided, plot a graph of 1 upon h on the y-axis against u on the x-axis. Start both axes from origin 0, 0. Draw a line of best fit. Line of best fit draw करनी है, 0, 0 से स्टार्ट करना है। y-axis पे 1 upon h है और x-axis पे u है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्राफ मैंने प्लॉट किया था। जी बेटा, तो ये मैं स्केल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइंस फिर आप लोग खुद ड्रॉ आप लोगों ने की होंगी। मैंने आपको क्लास में आज कहा था कि आप लोग इसका ग्रेडियंट वगैरह फाइंड करके रखिएगा। ग्रेडियंट आप लोग अपना बताएंगे सिर्फ ग्राफ का, बल्कि मैं उसी उसी पेपर पे चलता हूँ। अब हमारे पास वाई एक्सिस जो है उसको देखें। एक्सिस लेबल करने का 1 मार्क होता है। वाई एक्सिस पे 1 अपॉन एच है, तो हमने यहाँ पर 1 अपॉन एच स्लैश सेंटीमीटर इनवर्स ये लिख दिया। और एक्स एक्सिस पे यू है और हमने यहाँ लिख दिया यू स्लैश सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पहले एक्सिस लेबल कर दी। अब पहले वाई एक्सिस 1 अपॉन एच को देखते हैं। 1 अपॉन एच पे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 0.91 है। ठीक है ना? तो 0.91 को, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे जो मैक्सिमम है उस पर डिवाइड कर देना मैक्सिमम रीडिंग को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 ब्लॉक्स है। तो 0.91 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.182। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। दैट मीन्स हमारे पास, और मैंने रूल क्या बताया था आपको, अगर आपको याद हो, दैट वाज 125। 125 रूल था कि यहाँ पर आपने जो लेबल करना है या तो 1 के टेबल से लेबल करना है या 2 के टेबल से लेबल करना है। यहाँ पे यानी 2 का टेबल लिखना है या 5 का टेबल लिखना है या 1 का टेबल लिखना है, या उसके मल्टीपल्स हो, चाहे डेसिमल में हो या चाहे होल नंबर्स में हो। 3,
4, 6, 7 इस तरह के आप टेबल्स यहाँ पर, यानी यहाँ लिखे 0.6, 0.12, 0.18, यानी 6 का टेबल लिख दें यहाँ पे, जैसे 6, 12, 18, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। 1 to 5 आपको कोशिश करनी है इन नंबर्स पे इसको एडजस्ट करना है स्केल को। तो 0.18 के इसमें देखो, 0.18 के नियरेस्ट मल्टीपल किसका बन सकता है ये, तो दिस इज द इजीएस्ट वन, तो इसका नियरेस्ट 0.2 बनेगा, 0.2 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर, ये मेरा स्केल आ गया 0.20, ये बन गया 0.40, और ये मेरा स्केल बन गया 0.60, ये मेरे पास आ गया 0.80, एंड दिस इज 1.0। ये मेरे पास बेटा वाई एक्सिस लेबल्ड हो गया। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे यू है बेटा, एक्स एक्सिस पे यू है, और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 50 है। अब इसके ब्लॉक्स काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 है, लेकिन हम 5 ही कंसीडर कर लेते हैं। 5 है ये आपके पास, और मैक्सिमम वैल्यू वाज 50। अब बेटा आप लोग सजेस्ट करेंगे, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा, स्केल आप लोग सजेस्ट करें, एक्स एक्सिस पे क्या मुझे यूज करना चाहिए। जी सही है, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका बन रहा है 10 का स्केल। ठीक है, 50 को आपने 5 पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स मैंने कहा था ना, आपने जो मैक्सिमम रीडिंग है, दिस इज योर मैक्सिमम रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये मैंने आपको कहा था, आपने हमेशा ये करना है। मैक्सिमम रीडिंग इज 50, एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स आर अवेलेबल, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पे आप डिवाइड करें, यू गेट 10। बहुत इजी आपके पास आ गया, सही सजेस्ट किया बेटा आपने। ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, ये 30 आ गया, ये 40 आ गया, और ये 50 आ गया। तो ये आपका स्केल सेट हो गए। ये यहाँ पर आपने 1 के मल्टीपल यानी 10 का टेबल लिख दिया आपने, यहाँ पर आपने 2 का टेबल यानी 2 का मल्टीपल यानी 0.2 का टेबल आपने लिख दिया। ये बिल्कुल सही एक्यूरेटली आपका काम हो गया। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज। चलें, ठीक है। अब बेटा इस पे ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ आप लोगों ने खुद प्लॉट करना है, प्लॉटिंग सबको आती है। ठीक है, इससे आगे जो कैलकुलेशन के लिए ग्रेडियंट मैंने फाइंड किया हुआ है, आई यूज दिस वन। अगर किसी ने कैलकुलेट किया हुआ है, अपना ग्रेडियंट शेयर कर दो, अदरवाइज मैंने ये जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आई विल यूज दिस ग्रेडियंट। ठीक है, ओके, आई एम यूजिंग माई ओन ग्रेडियंट। तो ये मेरे पास जो है, अब प्लॉटिंग करके ग्रेडियंट आप लोग खुद फाइंड करेंगे। आई एम यूजिंग नाउ, फर्दर ऑनवर्ड आई एम यूजिंग दिस ग्रेडियंट। ये मैंने यहाँ पे लाइंस प्लॉट की हुई है, ये लाइंस प्लॉट करके मैंने यहाँ पर इस पे काम किया था। मैंने दो बेस्ट फिट लाइंस ड्रॉ की थी। बहरहाल ये मैं अपने लिए कर रहा था, रेंज निकाल रहा था बेसिकली मैं बेस्ट फिट लाइंस के लिए। पर ये ग्रेडियंट आ गया 0.035। ठीक है, ग्रेडियंट फाइंड करना सबको आता है, इस पर कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया हुआ, इसलिए मैं इस पर टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। योर ग्रेडियंट इज 0.035, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। आप फोकल लेंथ को आप यूज करें। ठीक है, आप फोकल लेंथ को यूज करें, और बल्कि एक काम करें, मैंने शायद ग्रेडियंट यहाँ पे, यस ये ग्रेडियंट था 0.027, ये रेड वाली लाइन सही थी। 0.027 वो मैक्सिमम ग्रेडियंट पे गया था, तो 0.027 ले लेते हैं, एक मिनट। नाउ द ग्रेडियंट इज,
ये ग्रेडियंट है। अब बेटा यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन आप करेंगे। एफ इज इक्वल टू 1/mh। कैपिटल एच क्या था? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था? 2.6। अच्छा भाई, एक पूछ रहे हैं कि अगर ये ग्रेडियंट गलत कैलकुलेट किया हुआ होगा, तो अगर ये ग्रेडियंट गलत कैलकुलेट किया हुआ है, आपने ग्राफ में से पॉइंट्स को सही रीड किया हुआ है, उसका 1 मार्क मिलेगा। और ग्रेडियंट का आंसर अगर गलत है तो उस पर आपका 1 मार्क चला गया। लेकिन इस कैलकुलेशन में आपने जो गलत ग्रेडियंट की वैल्यू पुट की है वो, और आपकी कैलकुलेशन सही है, तो आपको आगे मार्क्स मिलते जाएंगे, एरर कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेना कि एमएस वाला आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। आपका काम वहां पे सिर्फ 1 मार्क्स जाएगा जहां पे उस चीज के आंसर के मार्क्स थे, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ये साहब पूछ रहे हैं तो मैंने कहा आंसर बता दूं भाई। तो प्लीज ये मुझे बताइए, तो ये कैलकुलेट कर दे बेटा। 14.24। ओके, तो 14.24 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन मेजरिंग द हाइट of the image on the screen, the student's hand and the ruler obstruct the light from the object and prevent it from reaching the screen। जब वो ये बेटा इसकी हाइट मेजर करना चाहता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे स्क्रीन पे यहाँ बनेगा, तो स्टूडेंट यहाँ से रूलर रखेगा और उसको मेजर करेगा, तो ये जो लाइट यहाँ से आ रही होगी रास्ते, इसको क्या कर देगा? वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। जैसी लाइट को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो इमेज तो वैनिश हो जाएगी, इमेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझे। यहाँ पर इमेज बना हुआ है, एक स्टूडेंट यहाँ से रूलर रखता है और खुद यहाँ से मेजर रीड करने के लिए आएगा, तो बेटा यहाँ से जो लाइट आ रही होगी, तो स्टूडेंट उसको क्या कर देगा बेटा? ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो जैसे ही लाइट को वो ब्लॉक करेगा, तो लाइट जैसे ही ब्लॉक होगी तो आपके पास इमेज क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, इमेज तो वैनिश हो जाएगा। तो इट्स प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि यूं सामने से इसका हाइट को मेजर किया जा सके। ये बात क्लियर है? तो यही चीज एग्जामिनर पूछ रहा है यहाँ पे। Obstruct the light from object and prevent it from reaching the screen. When measuring the height of the image on the screen, the student's hand and the ruler obstruct the light from the object and prevent it from reaching the screen. Suggest one improvement to the apparatus used by the student to overcome this problem. इसके लिए बेटा हमेशा जो हम बच्चों को कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आप हमेशा ये करें। एग्जामिनर को ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ओ लेवल्स का, तो उसमें हमेशा यही कहा जाता है कि आप जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, ये आप यूज करें बटर पेपर की, ट्रांसलूसेंट पेपर की। ठीक है, जिसमें से आपको जहां पर जब यहाँ पे इमेज बनेगा, तो वो इमेज जो है वो आप पीछे से भी, यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो इट्स इजियर टू मेजर इट फ्रॉम द बैक। तो कैसी स्क्रीन यूज करते हैं? बटर पेपर यूज कर लेते हैं। इसके लिए एग्जामिनर वर्ड यूज करता है ट्रांसलूसेंट। आप ट्रांसलूसेंट स्क्रीन यूज कर लें, बटर पेपर सजेस्ट कर दें, मेजर इट फ्रॉम द बैक। हमेशा ये आपने सजेशन करना है। अब स्क्रीन जब भी पूछे, आपने उसको कहना है ट्रांसलूसेंट स्क्रीन यूज कर लो या बटर पेपर यूज कर लो, जो भी आप उसको सजेस्ट कर दें। तो हम यहाँ पे कह देते हैं तो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन यूज करेंगे, यानी पेपर जो होगा वो कदरे थिन होगा,
और उसके ऊपर जब स्क्रीन के ऊपर जब इमेज बनेगा तो आप पीछे से उस इमेज को आसानी से मेजर कर सकते हैं, उसके साइज को। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट, the time taken to ice cube to melt when they are placed in a beaker of hot water। जब इनको हॉट वाटर के बीकर में आइस क्यूब्स को प्लेस कर दिया जाए तो वो मेल्ट होने में कितना टाइम लेंगे। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ द थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड इंसुलेशन अराउंड अ बीकर affects the time taken for the ice cube in the beaker to melt। यानी आपके पास एक बीकर है, आप उस बीकर के अराउंड जो है इस तरह से कार्डबोर्ड शीट को रैप करेंगे और उसके बाद इसमें आपने आइस क्यूब ऐड करने और आपने देखना है कि आइस क्यूब मेल्ट होने के लिए कितना टाइम लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, सवाल समझ आ गया? द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज अवेलेबल: 250 centimeter cube beaker, supply of hot water, supply of ice cube, thermometer, stopwatch, supply of 2 millimeter thick cardboard sheets। तो 2 मिलीमीटर की थिक कार्डबोर्ड शीट्स आपके पास अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है? एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट, ड्रॉ अ टेबल विद कॉलम हेडिंग्स टू शो how to display readings, and explain how to use your readings to reach a conclusion। तो आपको ये मैंने पहले भी कहा है, आप सिंपल इन सवालों के जवाब करते जाएं, आपका ये क्वेश्चन जो है इसके स्कोर आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दी है कि आपने कैसे कैरी आउट करनी है। कि आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने हॉट वाटर को फिल किया, एक थर्मामीटर प्लेस किया, और थर्मामीटर की वैसे जरूरत तो नहीं थी, मैंने थर्मामीटर क्यों लगाया? आपको तो स्टॉप वॉच यूज करनी है, थर्मामीटर की जरूरत नहीं है वैसे। नहीं, थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, सब्र करें। थर्मामीटर मैंने सोच के लगाया होगा, आगे कुछ ना कुछ होगा। तो ये एक थर्मामीटर मैंने लगा दिया, और ये जो है इसमें आइस क्यूब जो है ये मैंने ऐड किए। अब मेरे पास स्टॉप वॉच है, इस स्टॉप वॉच से मैं मेजर करूंगा ये आइस क्यूब मेल्ट होने में कितना टाइम लेंगे। द मोमेंट यू प्लेस आइस क्यूब्स इन हॉट वाटर यू विल स्विच ऑन योर स्टॉप वॉच, और जब आप देखें ये कंप्लीटली मेल्ट हो गए उस वक्त आप इसको स्विच ऑफ करेंगे। अगेन, आपने बीकर के अराउंड कार्ड जो बोर्ड इंसुलेशन है उसको रैप किया, रैप करने के बाद हॉट वाटर इसमें पोर इन किया, उसके अंदर थर्मामीटर को प्लेस किया ताकि आप इस पानी का इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लें। उसके बाद आपने आइस क्यूब्स को इसके अंदर पोर इन किया, इसके अंदर प्लेस किया और स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। जैसे ही ये आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाएंगे तो आप स्टॉप वॉच को स्विच ऑफ कर देंगे। ये आपने काम किया एक दफा। उसके बाद दूसरी दफा आपने कार्डबोर्ड शीट को दूसरी देने की डबल लेयर कर दी, 2 लेयर्स कर दी, पहले एक थी फिर दूसरी लेयर की। और उसके बाद बेटा दोबारा से इस बीकर के अंदर पानी डाला, और फिर पानी के बाद सेम अमाउंट ऑफ आइस क्यूब, यानी 2 आइस क्यूब है तो दोबारा से सेम अमाउंट ऑफ आइस क्यूब को आपने इसमें प्लेस किया। जैसे आपने आइस क्यूब को प्लेस किया आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, और जब ये मेल्ट हो गए आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। जो आपने इसमें हॉट वाटर ऐड किया था सेकंड ट्रायल में, उसका भी इनिशियल टेम्परेचर वही होना चाहिए जो फर्स्ट ट्रायल में था। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रायल में था वही होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट को रैप किया इस बीकर के साथ, इसमें हॉट वाटर को पोर इन किया। उसके बाद आपने क्या किया, इसका इनिशियल थर्मामीटर नोट, इनिशियल टेम्परेचर नोट किया थर्मामीटर से। इसके बाद आइस क्यूब्स को इसमें प्लेस किया, और आइस क्यूब को जैसे ही प्लेस किया आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, और जैसे ही बेटा ये कंप्लीटली मेल्ट हो गए आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। ये आपने एक शीट के साथ किया, फिर दूसरी दफा आप शीट लगाएंगे, दोबारा से आप पानी इसमें ऐड करेंगे, उसका इनिशियल टेम्परेचर वही हो। फॉर सपोज इनिशियल टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ट्रायल में भी इनिशियल टेम्परेचर 90 होगा। आइस क्यूब जो है उनका भी इनिशियल टेम्परेचर सेम होना चाहिए। जैसे फर्ज करते हैं ये -2 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो इसका टेम्परेचर जो है पहले वाले ट्रायल में भी वही होगा, सेकेंड ट्रायल में भी आइस क्यूब का टेम्परेचर वही होगा।
ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये आपने पानी इसके अंदर पोर इन किया हुआ है और उसके बाद मेल्टिंग का टाइम आपने नोट करना। कोई प्रॉब्लम इसमें प्लीज बताइए अगर कोई मसला है तो। ठीक है, तो रैप अ लेयर ऑफ कार्डबोर्ड इंसुलेशन अराउंड द बीकर, add water in beaker, measure initial temperature of water, put ice cube in the beaker and start stopwatch and stop the stopwatch when ice is melted. Note the time taken by ice to melt in the table. Repeat the experiment for 6 टाइम। फिजिक्स में अमूमन 6 रीडिंग्स ली जाती हैं, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 6 टाइम, ईच टाइम एडिंग वन मोर लेयर ऑफ कार्डबोर्ड इंसुलेशन around the beaker. During the whole experiment, use same amount of water. Keep initial temperature of water constant. ठीक है, हर ट्रायल के अंदर इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज करेंगे। यूज सेम नंबर ऑफ आइस क्यूब्स ऑफ द सेम मास। ऐसी आइस क्यूब जिन आइस का मास भी सेम होना चाहिए और उनका नंबर भी सेम होना चाहिए। हैविंग सेम इनिशियल टेम्परेचर, उनका इनिशियल टेम्परेचर भी सेम हो। यानी ये हर दफा जब तक ये सेम नहीं होगा आपका फेयर ट्रायल नहीं होगा। रूम टेम्परेचर को भी आपने कांस्टेंट रखना है। यस, हीट लॉस हो रही है सराउंडिंग में, तो रूम टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो नहीं, नो नीड एट ऑल, आपको कार्डबोर्ड के बगैर करने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट से ही एक कार्डबोर्ड की लेयर लगाएं, दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं, चौथी लगाएं। हर दफा आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर पोर इन करना है, सेम इनिशियल टेम्परेचर होगा, सेम टाइप के सेम साइज के आइस क्यूब जो है वो आपने ऐड करने। उन आइस क्यूब्स का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम होगा और रूम टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट रखना है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट यूज सेम अमाउंट ऑफ वाटर, कीप इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट। ठीक है, यूज सेम नंबर ऑफ आइस क्यूब्स ऑफ सेम मास हैविंग सेम इनिशियल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज आल्सो केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, पूरे एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद आपने ये टेबल बना दिया, ये आपका सीरियल नंबर आ गया। नंबर ऑफ कार्डबोर्ड इंसुलेशन लेयर्स, टाइम टेकन टू मेल्ट आइस इन मिनट्स। तो ये आपने 1 2 3 4 5 6 लेयर्स आ गए, इनका टाइम यहाँ पे आ गया। उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्लॉट अ ग्राफ। नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट को मैंने प्लेस किया है बेटा एक्स एक्सिस पे, और टाइम जो मेल्टिंग का है वो वाई एक्सिस पे प्लेस किया है। अ कंक्लूजन अबाउट द रिलेशन between the both quantities can be made after observing the shape of the graph or calculating the gradient of the gradient। तो नहीं, shape of the graph is logical। तो ये आपके पास कंप्लीट आ गया पहले फेज में। यहाँ देखें, मैंने आप उसने कहा ब्रीफली आप बताएं, हमने यहाँ पे ब्रीफली बताया, पहले सवाल का आंसर आ गया। उसके बाद कहा कि कौन से की वेरिएबल कांस्टेंट रखेंगे, ये की वेरिएबल ये कांस्टेंट आ गए। उसके बाद थर्ड पार्ट में उसने कहा कि आप एक टेबल ड्रॉ करें, तो मैंने यहाँ पे ये टेबल और अलोंग इट्स क्वांटिटीज ये लेबल कर दिया।